नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों यानी पोस्ट वॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। वैसे तो 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप तथा विषय में बहुत गहरे परिवर्तन हमें दिखाई देने लगते हैं, लेकिन परिवर्तन की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर दूसरे महायुद्ध द्वारा किए गए महान परिवर्तनों के कारण 1945 के बाद और भी तेज हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई और विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नए युग में प्रविष्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति तो हुई ही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शक्ति ढांचे में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगे। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में भारी परिवर्तन हुए। नए प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का जन्म हुआ। दो महाशक्तियाँ उभरकर सामने आई। द्विध्रुवीकरण पैदा हुआ। शीत युद्ध छिड़ गया। परमाणु शस्त्रों का आगमन हुआ। एक तरफ युद्ध और भी अधिक भयंकर हुआ और दूसरी तरफ शक्ति की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई। इन सभी परिवर्तनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप और गति को नए मोड़ मिले। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व्यवस्था समाप्त हुई और एक नई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना उभरकर सामने आने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सन 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से परिवर्तित हुई और हमें एक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी। इनमें सबसे पहले जो प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है वो है यूरोपियन प्रभुत्व की समाप्ति। 1815 से 1914 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक यूरोपीय व्यवस्था या यूरोप केंद्रित व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। विश्व व्यवस्था में यूरोपियन कंट्रीज़, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की बहुत प्रभावी देश रहे। ये देश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीयकर्ता थे, मेन एक्टर्स थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था। शक्ति संतुलन, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद यूरोप केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बनी रही। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ने इन वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित हुई उसको गहरी चोट पहुंचाई और 1945 के बाद यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल जाती है और एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हमारे सामने आती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुराने शक्ति ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया और उसके स्थान पर एक नई शक्ति ढांचा हमारे सामने आता है। चूँकि जर्मनी और इटली द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए थे, इसलिए उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर उनका प्रभाव ना के बराबर हो गया था और ब्रिटेन और फ्रांस जो पहले बेहद शक्तिशाली देश थे, युद्ध में विजयी होने के बावजूद युद्ध के बाद आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में कमज़ोर हुए। उनकी शक्ति कम हो गई और वे अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की व्यवस्था बनाए रखने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका, विशेषतः इंग्लैंड और फ्रांस की भूमिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वहाँ अब एक शक्ति शून्यता की स्थिति हमें दिखाई देती है। एक पावर वैक्यूम हमें दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अधिकेंद्र यूरोप था उसका महत्व समाप्त हो गया।
वो एक ऐसा महाद्वीप बन गया जिसके सामने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर समस्या थी कि वो किस तरह से अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करें। अब चूँकि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत कमज़ोर हो चुके थे, आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, एक शक्ति शून्यता की स्थिति आ गई थी। वो अपने साम्राज्य को, उपनिवेशों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। इसलिए उनका जो साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, वो हमें यहाँ पर ख़त्म होता दिखाई देता है। यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्ति शून्यता की स्थिति के अलावा जिन कारणों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को ख़त्म करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा जो परिवर्तन हुए, उसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा साम्राज्यवादी विरोधी प्रक्रिया शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक राष्ट्र, विशेषतः एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक जटिल और समस्यात्मक बना दिया। राष्ट्रीय हित की समस्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई बन गई। छोटे राष्ट्रों की बहुसंख्या और अपनी पहचान बनाए रखने की इच्छा और राष्ट्रीय हित प्राप्ति के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए विकास हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमें जो यूरोप केंद्रित विश्व व्यवस्था थी, वो परिवर्तित होती दिखाई देती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप विश्वव्यापी होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की संख्या जो पहले बहुत कम हुआ करती थी और विशेषतः यूरोप केंद्रित हुआ करती थी, अब सही मायनों में विश्व व्यवस्था का रूप लेने लगी। भूतपूर्व शक्तिशाली यूरोपियन राष्ट्रों की कमज़ोर स्थिति ने दो नए राष्ट्रों, अमेरिका और सोवियत संघ को दो महाशक्तियों के रूप में उभरने का अवसर दिया। अमेरिका विश्व राजनीति में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आता है। युद्ध में इसकी बहुत कम क्षति हुई। पर्ल हार्बर पर जापानियों के हमले के अतिरिक्त वास्तव में अमेरिकी भूमि पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। यहाँ कोई हवाई आक्रमण नहीं हुआ। यह दूसरे देशों को शस्त्र और गोला बारूद निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। निर्यात द्वारा अर्जित भारी लाभों के परिणाम स्वरूप इसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से सुदृढ़ होती चली गई। परमाणु तकनीकों का और हथियारों पर इसके एकाधिकार के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई और विश्व राजनीति में अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। इसी तरह सोवियत संघ यूएसएसआर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व शक्ति बनकर सामने आया। अपने द्वारा उठाई गई भारी हानि के बावजूद इसने विश्व शक्ति के रूप में अपनी शक्ति को सशक्त और सफल परिचय दिया। इसने जर्मनी की पराजय में मुख्य भूमिका निभाई। युद्ध के बाद की गई शांति व्यवस्था में सोवियत संघ की संभावित शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। पूर्वी यूरोप में कुछ राज्यों को समाजवादी व्यवस्था में बदलने में इसकी सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इसकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया। इस तरह सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी मुख्य भूमिकाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो महाशक्तियाँ बनकर उभरे। शक्ति ढांचे में इन परिवर्तनों ने युद्धोत्तर काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में बहुत परिवर्तन किए। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति तो बने, लेकिन अपनी अपनी विरोधी विचारधाराओं के साथ दो महाशक्तियों के रूप में
उभरना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध के आरंभ का कारण बना। युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी आर्थिक और सैन्य सर्वोच्चता को यूरोप की शक्ति शून्यता को भरने के लिए प्रयोग करना चाहा और इसके लिए उन्होंने मार्शल योजना मार्शल प्लान के अंतर्गत आर्थिक सहायता देकर राष्ट्रों का विश्वास जीतने का निर्णय किया। इसने अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत के रूप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। साम्यवाद पर नियंत्रण और भारी प्रतिशोध अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य बनी। अमेरिका के इस तरह के प्रयत्नों का सोवियत संघ ने जमकर विरोध किया और इसने अपना प्रभाव यूरोप तक बढ़ाने का निश्चय किया। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में साम्यवाद की स्थापना में मिली सफलता ने इसे शक्ति प्रदान की। सन 1949 में चीन एक साम्यवादी देश के रूप में सामने आया और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी आंदोलन को बल मिला। सोवियत संघ ने अमेरिका की नीतियों को चुनौती देने की नीति अपनाई और इस तरह से शीत युद्ध का उद्भव होता है। दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आईं। पूरा जो विश्व है वो दो खेमों में बट जाता है, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो पीरियड है, जो शीत युद्ध का जो काल है, वो एक टेंशन पीरियड है। इस पीरियड के अंतर्गत हमें तनाव दिखाई देता है। एक पूरा विश्व एक युद्ध का तनाव झेलता हुआ दिखाई देता है और ये जो वॉर है, ये जो बेसिकली ये जो युद्ध लड़ा गया, ये कोई आमने सामने की लड़ाई या सशस्त्र युद्ध नहीं था। ये एक डिप्लोमेटिक वार था जिसके अंतर्गत राजनीति के माध्यम से जो दोनों पक्ष थे वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दूसरे की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हमें यह परिवर्तन देखने को मिला और जो कोल्ड वॉर है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हमें दिखाई देता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।